गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए आरोह भाग 1 जो पुस्तक अपनी आरोह है उसमें संकलित कविता नंबर 7 लेकर के आए हैं, जिसका शीर्षक है साए में धूप। साए में धूप जो है ये गजल है और गजलकार कौन है यहाँ पर हम आपको उनका परिचय करवाएंगे, यानी कि हम उनका कवि परिचय आपको करवाते हैं। सबसे पहले उनका नाम, गजलकार जो है उनका नाम है दुष्यंत कुमार और जन्म उनका हुआ था 1 सितंबर 1933 में। 1 सितंबर 1933 में उनका जन्म हुआ। उनका जन्म स्थान जो था उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में नवादा गांव में, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नवादा गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनकी शिक्षा इनकी प्रारंभिक शिक्षा मुजफ्फरनगर में हुई। मुजफ्फरनगर भी हुई तथा 1949 में इन्होंने नेहरोर से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। नेहरोर से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1955 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने अपने स्कूल समय में ही कविता लिखना आरंभ कर दिया था। आरंभ से ही दुष्यंत कुमार परदेसी के नाम से लिखते रहे। इलाहाबाद में रहते हुए उनकी मुलाकात अनेक साहित्यकारों से हुई। उनको साहित्य पहचान भी इसी समय मिली थी। श्री दुष्यंत कुमार ने अनेक स्थानों पर नौकरी की। सन 1960 में असिस्टेंट प्रोड्यूसर की पदोन्नति पाकर वे दिल्ली से भोपाल चले गए। उन्हें भोपाल में साहित्यिक जंगल का राजा कहा जाता था। भोपाल में रहते हुए ही उन्हें अपनी गजल के कारण विशेष पहचान मिली थी। यहाँ पर इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु 30 सितंबर 1975 को हो गई, यानी कि 30 सितंबर 1975 को इनकी मृत्यु हो गई, केवल 42 साल की उम्र में। यहाँ पर केवल 42 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं सूर्य का स्वागत,
सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, जलते हुए वन का वसंत, साय में धूप, साय में धूप, ये इनकी रचनाएं हैं। काव्य संग्रह था इनका जो काव्य नाटक था वो था एक कंठ विस्पाई, यानी कि इनका जो नाटक था एक कंठ विस्पाई, और नाटक था इनका मसीहा मर गया, यानी कि ये काव्य नाटक था इनका, और यह विशेष नाटक था मसीहा मर गया। मर गया एकांकी थी इनकी मन के कोण, मन के कोण। इनके उपन्यास थे छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी। इनकी काव्यगत विशेषताएं श्री दुष्यंत कुमार की गणना नई कविता के श्रेष्ठ कवियों में की जाती है। उनकी रचनाओं में संवेदना, अनुभूति की ईमानदारी और अभिव्यक्ति का बल है। ये उदार एवं प्रगतिशील विचारों वाले कवि हैं। इनकी कविताओं की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। आत्मगत पीड़ा की अनुभूति, श्री दुष्यंत कुमार को आत्मगत प्रेम, भाव व पीड़ा के चित्रण में अत्यधिक सफलता मिली है। व्यक्तिगत दर्द इनकी चेतना में सबके लिए सहानुभूति बनकर उभरा है। ये उदार और प्रगतिशील विचारों के कवि थे। इन्होंने कहा था, कल माँ ने यह कहा कि उसकी शादी तय हो गई कहीं पर। मैं मुस्कुराया, वहां मौन रो दिया किंतु कमरे में आकर, जैसे दो दुनिया हो मुझको, मेरा कमरा और मेरा घर। ये उनकी एक सहानुभूति, एक वेदना थी। इनके काव्य साहित्य के अंदर प्रगतिशीलता का एक बहुत अनूठा चित्र उभरता है। दुष्यंत कुमार प्रगतिशील कवि थे। उनकी कविताओं में शोषकों के प्रति घृणा, शोषित अर्थात गरीबों व दलितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त हुई है। उन्होंने आम आदमी पर होने वाले अत्याचारों को वाणी दी है। उनकी कविताओं में जनसाधारण के जीवन में आने वाली कठिनाइयों का यथार्थ चित्रण किया है। उसके बाद परंपरा की नवीनता भी इनकी रचनाओं का एक अनूठा उदाहरण है। दुष्यंत कुमार की भारतीय संस्कृति में पूर्ण आस्था है। उन्होंने अपने काव्य में प्राचीन परंपराओं की नवीनता व्याख्या की है। उन्होंने अपने प्रमुख काव्य नाटक एक कंठ विस्पाई जो इन्होंने लिखा है में पौराणिक कथा के माध्यम से आज के युग की समस्याओं का उल्लेख किया है। इसी प्रकार दृष्टांत नामक रचना में अभिमन्यु के प्रसंग के माध्यम से आज के जीवन में व्याप्त समस्याओं के चक्रव्यूह को छिन-भिन करने की युवा पीढ़ी को इन्होंने प्रेरणा दी है। विद्रोही स्वर इनकी रचनाओं में साक्षात देखा जा सकता है। दुष्यंत कुमार की कविताओं में विद्रोह का प्रचंड स्वर प्रबल सुनाई देता है। इनका विद्रोह केवल विद्रोह के लिए नहीं अपितु महान उद्देश्यों को प्रकट करने वाला स्वर है। इनकी रचनाओं में व्यवस्था को बदलने की बेचैनी और व्याकुलता देखी जाती है। इनकी जो भाषा शैली है, इन्होंने कहीं पर काव्य संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू शब्दों और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने काव्य की विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया। उन्हें गीत और गजल शैली में विशेष सफलता प्राप्त हुई है। यहाँ पर इनकी जो कविता है वो गजल है साय में धूप।
यहाँ पर मैं आपको उसका एक सारांश बताती हूँ। प्रस्तुत गजल साए में धूप दुष्यंत कुमार जी के द्वारा लिखी हुई है। इस गजल में कवि ने मानवीय पीड़ा को यथार्थ के धरातल पर अनुभव करके अभिव्यक्त किया है। इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की जो स्थिति उभर कर सामने आई थी उसे उजागर किया है। ये तो सभी जानते हैं कि जिस वक्त भारत पर अंग्रेजों का राज्य था तो भारतीयों को अनेक पीड़ाओं से, यातनाओं से गुजरना पड़ता था। किसी भी प्रकार का कोई सुख सुविधा भारतीयों को नहीं था, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों का राज था और भारतीयों को अत्याचार सहने पड़ते थे। उस वक्त की जो स्थिति थी इन्होंने अपनी गजल में उभार कर सामने लाई है, उसे उजागर किया है। यानी कि आज की जो युवा पीढ़ी है उस वक्त के समय को या उस वक्त की स्थिति से आज कोई भी रूबरू नहीं है। तो कवि ने यहाँ पर अपनी गजलों के माध्यम से उस वक्त की जो स्थिति रही है आज हमारी युवा पीढ़ी के सामने उसको उभार कर प्रकट किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जनता ने अनेक बलिदान दिए हैं। अनेक महापुरुषों ने अपने प्राण गंवाए हैं, अनेक युवाओं ने प्राण गंवाए हैं। कितने आंदोलन हुए हैं, यानी कि हमारे महापुरुषों ने भी जेल की यातनाएं, कड़ी से कड़ी यातनाओं को सहन किया है। यहाँ पर स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े, जवान कोई ऐसा नहीं रहा जो अंग्रेजों के कोप का भाजन न बना हो, उनका शिकार न हुआ हो। अनेक बलिदान देते हुए भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सब शासन में भारतीयों के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। सबका जीवन सुखमय होगा, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की राजनीति को देखकर यह व्यर्थ प्रतीत होने लगा है। घर अब अंधेरे से भर गए हैं, क्योंकि अब किसी भी प्रकार की रोशनी की गुंजाइश नहीं है। सभी के मन घर अंधेरों से भरे हुए हैं। जहाँ हर घर के लिए चिराग की आवश्यकता थी, वहाँ पूरी बस्ती के लिए एक चिराग भी आज उपलब्ध न हो सका। यानी कि आगे इसमें बताएंगे आपको जनसाधारण को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, एक जनसाधारण व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी, वस्त्र और मकान, आज स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रत्येक भारतीयों को इसके लिए बिल्कुल वंचित रहे। और आज इतने सालों के बाद भी आज भी हमारा देश उस समय से लेकर अब तक बहुत पिछड़ा हुआ रहा है। जैसे कि आप सबके सामने जो चित्र है वो है, जनसाधारण को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भी प्राप्त नहीं हो सकी। कवि देश की इस अव्यवस्था पर करारा व्यंग करता हुआ कहता है कि अब तो दरख्तों के साए में भी धूप लगती है। कवि का कहने का तात्पर्य है कि जब कोई दरख्त यहाँ वृक्ष के लिए प्रयोग हुआ है कि जब कोई दरख्त या कोई वृक्ष लगाया जाता है तो वो इस आशा में लगाया जाता है कि ये हमें छाया देगा। लेकिन अंग्रेजों के रहते हुए जब स्वतंत्रता मिली तो तब भी हमें ऐसा लगा कि आज जो दरख्त हमने लगाया था, जो स्वतंत्रता हमने ली थी, आज उसके साये में यानी कि उसके नीचे भी हमें उतनी ही धूप लगती है जितनी बिना वृक्ष के लगती है। साये में धूप लग रही है। कवि राजनीति के ठेकेदारों को चुनौती देता हुआ कहता है कि अब शायद सत्य बात कहना से रोकने के लिए कवि की जुबान बंद कर देने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। और हुआ भी ऐसा ही है कि जैसे जैसे किसी ने कोई आवाज उठाई है, कोई बिगुल बजाया है, तो सत्ताधारियों ने उसकी आवाज को बंद कर दिया या फिर उसे सदा के लिए मौत की नींद सुला दिया। यहाँ पर सत्ताधारियों का ये कर्म रहा है, यदि आप आवाज उठाएंगे तो आपको ही सदा के लिए खलास कर दिया जाएगा, यानी कि नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इसी अंदरूनी व्यथा, अंदरूनी दर्द को कवि ने अपनी गजल के सामने कागज पर उकेर कर हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। राजनीति के ठेकेदारों को खुली चुनौती देता है और कहता है कि शायद सत्य बात कहने से रोकने के लिए कवि की जुबान बंद कर देंगे। अंग्रेजों के समय में जब हमारा देश गुलाम था तब ऐसा हुआ है
जितने भी हमारे कवियों ने, लेखकों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बिगुल बुझाया, जेलों में बैठकर रचनाएं की, कविताएं लिखी, लेखक लिखे, कहानी, उपन्यास, बहुत कुछ लिखे, तो अंग्रेजी सरकार उसको ही बाहर तक आने पर प्रतिबंध लगा करके उसको खत्म कर देती थी। मुंशी प्रेमचंद जी जब कारावास में थे तो उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए महात्मा गांधी के साथ और अरविंद के साथ मिलकर के प्रयास कर रहे थे। इन्होंने अपना एक लेख लिखा था सोजे वतन, और सोजे वतन की किसी ने मुखबरी अंग्रेजों के सामने कर दी कि भारतीय लेखक जो राइटर है उसने एक पुस्तक निकाली है, यदि वो पुस्तक आम पब्लिक के सामने निकल गई तो हिंदुस्तानी बहुत बुरी तरह से भड़क जाएंगे और यहाँ पर हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो तभी अंग्रेजों ने जो सोजे वतन था उसको जब्त कर लिया, जो बहुत सालों तक ऊपर नहीं आया कि मुंशी प्रेमचंद जी ने उसमें क्या कुछ लिखा था। यदि आज आपको कहीं मिल जाए, वैसे लाइब्रेरी संग्रहालय जो होते हैं उनके अंदर रखे होते हैं, तो आप उसे जरूर पढ़िएगा। उन्होंने कहा है कि हर कवि की, लेखक की जुबान बंद कर दें कि अतिरिक्त इनके पास अब और कोई चारा नहीं है, अन्यथा कवि इस अव्यवस्था का पर्दाफाश करके ही रहेगा। यदि ये व्यक्ति, ये लोग मुझे नहीं दबाएंगे तो जाओ, यहाँ पर ये अव्यवस्था फैली हुई है, मैं इसका पर्दाफाश करके रहूंगा, यानी कि इसका भेद खोल करके रहूंगा। इस गजल में कवि ने स्वतंत्र भारत की यथार्थ तस्वीर अंकित करने का सफल प्रयास किया है। कवि ने यहाँ का, यानी कि भारत की जो यथार्थ कहते हैं वर्तमान की जो झांकी है, उसको सबके सामने प्रस्तुत करने की बहुत कोशिश की, क्योंकि वो 42 वर्ष की उम्र में सन 1975 में तो उनकी मृत्यु ही हो गई थी। और ये सन 1975 का जो दौर है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का दौर है, जो जिसका खामियाजा पूरे देश को बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ा था। बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको कविता नंबर 7 साई में धूप, इसका जो लेखक कवि हैं और वो गजलकार हैं वो हैं दुष्यंत कुमार, जिनका मैंने यहाँ जीवन परिचय करवाया, और साथ में आपको जो गजल है, गजल का सारांश करवाया। गजलों का सारांश आप अच्छी तरह से याद करेंगे और ये जो परिचय है इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अगली वीडियो में आपको इन्हीं गजल के जो प्रश्न है वो लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे।